हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्चना चौहान और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी 20 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक पेपर पेन ज़रूर लेकर आएँ, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 16 टर्म्स ऑफ द ईयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल सी बात है, डिवीजन मेथड से हम इसको डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर इसके कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जल्दी से कीजिए। 24, 36 एंड 60। ठीक है, मुझसे पहले निकालिएगा प्लीज़। जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। एक बार 2 से और चला जाएगा, 6 टाइम, 2 9 टाइम्स 18, यहाँ आएगा 15। आप 2 से 1 मोर टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम्स, 9 एंड 15। 9 डिवाइड बाय 3, 1 टाइम, 3 टाइम एंड 5 टाइम। ठीक है, तो देखो एलसीएम यहाँ से क्या बनेगा। 2 की पावर बच्चों कितना बन रहा है, 3 एंड 3 की पावर 2 और कितना आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन बेटा सी सही है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, तो हमें बताना है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, 9th की बात है वैसे तो ये, कि अगर कोई ग्राफ एक्स वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कर रहा है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कौन से काउंट होंगे बेटा। तो ये हमेशा एक्स एक्सिस वाले ही काउंट होंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह कनेक्ट कर रहा है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है ना, लेकिन सॉल्व करते हैं इसको। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो जो बच्चों पहली इक्वेशन है दैट इज़ 2x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/6। तो बेटा एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ आएगा 6, ये आ जाएगा 4x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 1/6। 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सॉल्व सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू 3। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम वुड बी 6, तो यहाँ जाएगा बेटा 3x, ये आएगा 4y इक्वल्स टू 3। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 6 टाइम 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लो जरा। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। इक्वेशन थी 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -1 एंड दूसरी इक्वेशन आई थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। अगर मैं पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करूं और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 4 टाइम्स 12x, 3 3 ज़ा 9y इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड ये 12x प्लस 16y इक्वल्स टू 72। सब्ट्रैक्ट करिए, साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, देन यू विल गेट माइनस का 25y इक्वल्स टू माइनस का 75। माइनस से माइनस कट होगा बेटा, 25 25 से 3 टाइम्स, तो यहाँ से आपसे को क्या मिलेगा, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू -1 एंड 4x इक्वल्स टू -3 इंटू 3 माइनस का 9, उधर जाके कैसा होगा प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू कितना मिला 8 और 4 से x कितनी 8 कितनी टाइम्स कट गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू 2। ओके, नाउ चेक द ऑप्शन। ऑप्शन चेक करिए। देखिए तो ऑप्शन हमारे पास है x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3,
3. It is C option, right? Now come to the next question. Question number 4 है the roots of the quadratic equation x square plus x minus p into p plus 1 equals to 0. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एंड आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी इसको यूज़ कर सकते हो. आई एम यूजिंग हियर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करने के लिए पहला काम हम करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. किस किस का? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म. सो इट इज़ 1 इंटू पी प्लस 1 होगा, राइट? उसके बाद यहाँ जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि इन फैक्टर्स को हम सम करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब इन फैक्टर्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जो कि सब्ट्रैक्ट होने पर हमें यहाँ जो एक्स का कोएफिशिएंट हो वो मिले. तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो 1 मिलना चाहिए. तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ बेटा तो मिलेगा p प्लस 1 माइनस पी. ओके, यहाँ ये माइनस आएगा और p, राइट? अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट. एक्स स्क्वायर प्लस, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं p प्लस 1 माइनस पी, और ब्रैकेट में x माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस p इंटू p प्लस 1 इक्वल्स टू 0. x कॉमन करेंगे यहाँ से तो x प्लस p प्लस 1, ठीक है बेटा? एंड माइनस p कॉमन करेंगे तो x प्लस p प्लस 1. तो देखो ये दोनों ब्रैकेट कैसी हो गई? सेम हो गई. तो अब हम इस यहाँ से x प्लस p प्लस 1 कॉमन कर सकते हैं, एंड यहाँ से बचेगा x माइनस p इक्वल्स टू 0. अब एक बार हम इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को. ओके, सो पहली वाली ब्रैकेट को जब आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x प्लस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0. उसके लिए यहाँ पर दिया जाता है ईदर, है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा आ जाएगी माइनस का p प्लस 1, एंड और में आप लिखेंगे, और में आएगा आपके पास x माइनस p. x माइनस p इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू p. ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास. नाउ चेक द ऑप्शंस. p एंड माइनस p प्लस 1 कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन डी में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5. द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP is 30 and the sum of the last 3 terms is 36. If the first term is 9 then the number of terms is, ठीक है? फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 30 है, एंड लास्ट 3 टर्म्स का जो सम है दैट इज़ 36. और जो a है फर्स्ट टर्म है वो बेटा 9 दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, चलिए करते हैं इसको. सो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखा है, तो मान लो फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, और तीनों का सम बेटा कितना है? 30 है, राइट? अब a2 को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं? a2 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि सिर्फ a प्लस डी. ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 30. नाउ वैल्यू ऑफ a इज़ 9, तो यहाँ a है, ये भी a है और ये भी a है. तो एक तरीके से हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 3 टाइम्स 27. तो ये हुआ, यहाँ से आ जाएगा 27 प्लस 3d इक्वल्स टू 30, एंड 3d इक्वल्स टू 30 माइनस 27, ठीक है? एंड 3d इक्वल्स टू 3. 3 से 3 कट हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. अब हमें a पता है और d पता है, लेकिन अभी एक कंडीशन और है. दूसरी कंडीशन क्या है? उसने कहा है कि लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 36 है. तो लास्ट की 3 टर्म्स कैसे बनेंगी? देखो, सबसे लास्ट टर्म an होगी, उससे पहली टर्म an माइनस 2 होगी, उससे पहली an माइनस 2 नहीं, an माइनस 1 होगी, ठीक है बेटा? फिर उससे पहली टर्म an माइनस 2 होगी. इनका जो सम है वो कितना है? 36 है. an को हम कैसे लिख सकते हैं?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन माइनस वन, ठीक है, इंटू डी। एंड ए प्लस एन माइनस टू माइनस वन इंटू डी, और इन सब का सम कितना हो गया 36। चलिए अब देखो, ए यहाँ पर है, ये भी ए है और ये भी ए है, 3a हो गए, है ना। 3a का मतलब कितना हुआ 27 हो गया। इन सब में से हम डी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा n माइनस वन, यहाँ से n माइनस टू आ जाएगा प्लस n माइनस टू, और बेटा यहाँ से प्लस का n माइनस थ्री आएगा और d चला गया बाहर, इक्वल्स टू 36। नाउ 27 को ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा 3n माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये हुआ माइनस का 6 इक्वल्स टू 36 माइनस 27। नाउ 3n माइनस 6, ये हुआ 9, ठीक है, एंड 3n इक्वल्स टू 9 प्लस 6, ये यहाँ से बनेगा 15, ठीक है। सो 3n इक्वल्स टू 15, और 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। ओके, सो जस्ट चेक द ऑप्शंस। यस, n की वैल्यू 5, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, the probability of getting a sum of 8 when two dice are thrown simultaneously is, ठीक है। हमें दो डाइस हमारे पास हैं और उन दोनों डाइस पर आने वाले जो भी डिजिट्स हैं, है ना, उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने इसमें चेकआउट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हमें निकालनी है। इसके लिए आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे, 1 से लेके 6 इस तरीके से वर्टिकली लिख लेंगे, एंड 1 to 6 आप हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे, एंड 1,1 1,2 1,3 इस तरीके से 6,6 तक टेबल कंप्लीट करेंगे। अब हमें चेक करना है कि जो सम है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चेक करो बेटा, 2 + 6 कितना होता है 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, एंड यहाँ से 6 + 2 8, ठीक है। तो ये टोटल बेटा कितने बन गए 5 बन गए, राइट। और अगर ये 5 बन गए हैं और टोटल हमारे पास जो डाइस की एक तरीके से टोटल केसेस हुए वो कितने हुए 36, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा वो 5/36 हो जाएगी, ठीक है। सो इसका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 5/36, ऑप्शन डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, एक है ABC एंड नेक्स्ट है PQR, ठीक है। अब इसमें इसने हमें कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। पहली बात बताइए कि AB/QR एंड BC/PR, ठीक है, ये हमें साइड का प्रपोर्शन दिया हुआ है। देन बताया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब। तो देखो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहली पढ़ी है ASA, एक पढ़ी है SAS, एक पढ़ी है RHS, है ना, दीज ऑल आर सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर कौन सी वाली अप्लाई हो रही है, दो साइड्स हैं हमारे पास और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए एंगल B = एंगल R, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है, और ट्राइंगल है PQR एंड वी हैव अ लाइन L जो कि L और M 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है बेटा, एंड उसके अलावा हमें दिया हुआ है PL कितना 5.7 और PQ हमें दे रखा है 15.2 और यहाँ से दे रखा है MR 5.5। तो देखो यहाँ से एक बात समझो, PL हमें पता है और PQ हमें दे रखा है, तो क्या हम LQ निकाल सकते हैं। तो बेटा LQ कितना आ जाएगा, LQ आएगा 15.2 माइनस का 5.7, 12 - 7 यहाँ से बचेगा 5,
ठीक है, एंड 14 माइनस 5 कितना बन जाएगा 9, तो ये 9.5 आ गया। नाउ वी नो द बीपीटी, है ना, एल एम पैरेलल टू क्यू आर दे रखा है, तो हम यहाँ पर बीपीटी लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होगा बच्चे, पी एल अपॉन एल क्यू इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम आर। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर बना दीजिए इसका 5.7 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा ये 9.5 इक्वल्स टू पी एम अपॉन 5.5। ठीक है, अब 5.5 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पी एम इक्वल्स टू बनेगा 5.7 मल्टीप्लाई बाई 5.5 अपॉन 9.5। एंड बच्चों देखो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, है ना। अब देखो 11 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 टाइम ये बनेगा, एंड 5 9 टाइम्स 45 हो जाएगा, एंड 19 3 टाइम्स कितना होगा 57, है ना। तो 0.3 आया, तो यहाँ से 3.3 आ जाएगा। 11 0.3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 11 3 टाइम्स 3.3। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बेटा, दिस वन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया हुआ है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लिन्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना। एक सर्कल हमारे पास है और इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। मान लो यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो ओ है आपके पास, और जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एंड यहाँ इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करें, इससे इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पर ये बात हमारी पढ़ी हुई है ना। चलिए देखो, बात क्या है कि जब भी हम इस तरीके के दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर कैसे होते हैं, देखो ए ए इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और बी ओ क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, जिस वजह से दोनों ट्रायंगल जो ए ओ बी है और जो ए ओ सी है, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। अब हमें क्या पता है, इसमें हमें रेडियस पता है BC, और हमें निकालना क्या है, OC निकालना है ना। और हमें पता है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पर, PBP अपॉन HHB। तो ध्यान से देखो, मुझे बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस मुझे फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर मुझे पता है। ठीक है, तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 10 30। ठीक है, 10 30 कितना आएगा बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास है BC एंड बेस हमारे पास हुआ OC, तो ये हुआ 1/√3। BC बेटा 5 हो गया एंड OC ये हो गया, एंड यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5√3। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ tan A इक्वल्स टू 3 cot A, देन वैल्यू ऑफ A हमने निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट tan A इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई cot A को हम 1/tan A लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एंड tan A इक्वल्स टू क्या बनेगा, √3। और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। जब ऐसा होता है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, तो A कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा को ब्रेक करो, 1/cos थीटा प्लस ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, ये बेटा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा हो गया, एंड यहाँ पर 1 माइनस का साइन थीटा।
तो ऊपर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी, कॉस थीटा। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ लेडर 14 मीटर लॉन्ग, एक हमारे पास लेडर है जिसका लेंथ है 14 मीटर और ये वर्टिकल एंगल बना रहा है वॉल के साथ में, कितना, 60 डिग्री। ठीक है जी, विद द वॉल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल। तो मान लो ये ए बी सी है बेटा, ए बी हमने निकालना है और ये हमें यहाँ से पता है। सो अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा, हमें हाइपोटेन्यूज पता है और एक तरीके से ए बी हमने फाइंड करना है। तो देखो याद करो, ये जो एंगल होता है इसके जस्ट सामने वाला क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री होने की वजह से ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो बेटा ये क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द कनेक्टिविटी बिटवीन बेस एंड द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन आता है, कॉस आता है, राइट। सो वी विल अप्लाई कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस, मतलब ए बी अपॉन 14। कॉस 60 होता है 1/2। नाउ ए बी इक्वल्स टू 14। सो कैलकुलेट करिए, ए बी इक्वल्स टू 14/2 कितना आ जाएगा बेटा, 7। ए बी इक्वल्स टू 7 मीटर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। Read the question number 14. If the area of a sector is 1/12 that of a complete circle, then the angle of the sector is। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर बेटा कितना होता है, 3/360 पाई आर स्क्वायर। इट इज़ इक्वल्स टू 1/12। 1/12 का मतलब 1/12 किसका, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, आई होप इतनी बात समझ आई होगी। पाई से पाई कट, आर स्क्वायर से आर कट, एंड थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360/12। 12 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो मतलब थीटा हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास है एक क्लॉक है, राइट, एंड इसमें हमारे पास क्या बोला है उसने कि 21 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 21 है। द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 10 मिनट्स। मान लो यहाँ 12 बज रहे थे, ये 1 बज गया, ये 2 बज गया, है ना। तो ऐसे करके ये हमें सेक्टर मिल गया है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है कि जो एरिया ये है ना, 10 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। ओके, तो जब भी हमें ऐसे से एरिया निकालना होता है सेक्टर का, तो एक चीज़ हमें चाहिए होती है, दैट इज़ थीटा, करेक्ट। तो थीटा निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, ये करना होगा कि 1 आवर में ये जो हमारा मिनट हैंड है ना, जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाता है, राइट। तो आप लिख सकते हो एंगल स्वेप्ट नहीं लिखेंगे, लिख दो एंगल मेड इन 1 आवर, कितना बेटू, 360 डिग्री। तो अगर मैं 60 मिनट्स की बात करूं तो भी 360 डिग्री, और मैं 1 मिनट की बात करूं तो 360/60 मतलब कि 6 डिग्री हो गया ये, है ना, 6 टाइम आ जाएगा। एंड इफ़ आई आस्क फॉर 10 मिनट, तो बेटा थीटा यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 10 × 6 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। ओके, थीटा हमें पता चल गया, रेडियस हमारे पास है ना, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज़ θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 60, दैट इज़ 360, एंड पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है
21। तो बेटा ये आ जाएगा 6, 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, इट इज़ 11। और जब 11 एंड 21 की आप मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 231, दैट इज़ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक बॉक्स हमारे पास है जिसमें 6 से लेके 50 तक नंबर है, ठीक है, नंबर्ड कार्ड है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा जी आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ निकालने पड़ेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोल सकते हैं आप। कितने बनेंगे देखो, 6 से लेके 50 तक है, निकालने का तरीका 50 में से 6 माइनस कर दो, +1 कर दो, इट इज़ 45। गॉट इट, टोटल केसेस आ गए, टोटल आउटकम्स आ गए। नाउ यू हैव टू चेक आउट द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। क्या बनेंगे देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने, 9, 16, 25, 36, 49, कितने बन गए, 1 2 3 4 5। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 5/45। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/45, काटा पिटी मचा दो, 5 9 जा 45 हो गया, तो 1/9। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दो फ्रेंड्स हैं बच्चों जिनका बर्थडे 2000 ईयर में जो बॉर्न हुए हैं, तो हमें ये बताना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका जो बर्थडे है वो सेम डे पर आता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हाउ टू चेक लीप ईयर। लीप ईयर को कैसे चेक करते कि कोई गिवन नंबर आपको दिया है तो वो लीप ईयर है या नहीं। तो इसके लिए बेटा आपको 2 चेकिंग याद रखनी है। पहली कि वो जो नंबर है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 4, एंड सेकेंड वन वो नंबर आपका 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2000 के लिए चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है, यस ये 4 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 400 से डिविजिबल है, यस दिस इज डिविजिबल बाय 400, दैट्स मीन इट्स अ लीप ईयर। इतना पता चलते ही हम इस बात में श्योर हो गए हैं कि ये लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, राइट। अब दोनों का बर्थडे सेम डे पे पड़ेगा तो एक ही दिन तो रहेगा, इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/366 होगी। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओके 17 तो हम कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, और ये हो जाएगा 40 to 50। ओके, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, मॉडल क्लास पूछी है। मॉडल क्लास के लिए हम क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, दैट इज़ 57। और इससे रिलेटेड जो क्लास होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। तो इसका मतलब 30 to 40 का आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर अ हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 14। डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। एच आपके पास 24 है, और सी एस ए ऑफ कोन आपको निकालना है, तो निकाल दीजिए। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, πr/l होता है। तो यहाँ से एल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 49, ये आ जाएगा 576, दोनों को ऐड करोगे 625, और ये बाहर आकर 25 हो गया। ठीक है, एल मिल गया आपको एक तरीके से। अब हमने फाइंड आउट कर देना है इसका सी एस ए। सी एस ए कितना होगा, πr/l। आर हमारे पास था 7 और एल हमारे पास था 25, पाई को ऐसे ही रहने दो, तो बेटा 175 पाई आ गया। इसका मतलब जो असर्शन है ये क्या है, ट्रू हो गया। assertion is true. Now the curved surface area of a cone of radius r of slant height l is πr/l. Yes, it's also true. And ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। तो this is the correct explanation of A, है ना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP इज 0। तो चेक करना पड़ेगा बेटा। A की वैल्यू 21 है, D की वैल्यू 18 माइनस का 21 मतलब -3 बनेगा। S15 निकालिए, कितना होगा n/2, तो 15/2 2A 2 इंटू 21 प्लस n-1 मतलब 15 - 1 कितना हुआ 14। डी की वैल्यू -3। तो देखो 21 2 टाइम्स 42 है ना, और प्लस 14 3 जा 42, तो कितना हो गया 0। ये 0 तो ये पूरा 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा जो असर्शन है वो ट्रू हो गया। ठीक है। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाय दिस। नो, क्या गलती है, यहाँ गलती है, A नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है 2A, तो ये हो गया फॉल्स। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और ये किस ऑप्शन में बनता है, ये आता है C ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ डेली कम से कम 20 MCQs है ना लगाएं, और 1 वीक में कम से कम 2 to 3 टाइम्स टाइमर लगा के 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। ओके, सो एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, विश यू गुड लक। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।